खबर चलाई गई मीडिया पे और ख़बर ये थी कि इमरान खान साहब को अस्पताल में मुंतकिल किया गया। फिर फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग वहाँ पे गए, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है, बड़ा लंबा अरसा हो गया है इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई और कुछ पता नहीं है कि उनकी सेहत कैसी है, कुछ पता नहीं है कि उनकी आंख की हालत कैसी है। उन्हें कैद तन्हाई का एक टॉर्चर दिया जा रहा है। देखिए, अगर इमरान खान साहब के ऊपर जितने मुकदमात हैं, फ़र्ज़ कर लें एक लम्हे के लिए कि वो दुरुस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या आप एक कैदी के तमाम हकूक़ छीन सकते हैं? इमरान खान साहब को नाकर्दा जराइम की सज़ा दी जा रही है। यानी किसी भी अदालत ने कभी भी ये नहीं कहा कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जाए। कैद तन्हाई खुद एक टॉर्चर है और किसी अदालत ने इमरान खान साहब पे टॉर्चर करने का हुक्म नहीं दिया या अपने फ़ैसले में ऐसी कोई बात नहीं कही। और ये कितना बड़ा टॉर्चर है मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, क्योंकि मैं 5 महीने तक बिल्कुल अकेला था। एक छोटी सी कार के अंदर एक छोटी सी जगह पे उन्होंने मुझे फेंक दिया था और मैं 5 महीने तक बिल्कुल अकेला था। तो मैं ये जानता हूँ कि वो कितना तकलीफ़देह है जैसे इमरान खान को इस वक्त रखा गया है। ये बहुत बड़ी ज़हनी अजियत है, ये जिस्मानी टॉर्चर से भी बड़ा टॉर्चर है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गए, जुनैद अकबर भी गए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, शाहिद खट्टक और दीगर लोग भी गए। उन्होंने कहा जी हमने पूरा अस्पताल चेक किया, इमरान खान को यहाँ पे अस्पताल में नहीं लाया गया। ये खबर क्यों चलवाई गई, किसी सोर्स नहीं दी होगी। अब बहुत मुमकिन है कि मीडिया को अपने किसी सोर्स से ये खबर मिल गई हो अस्पताल में। बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन भी हो जाता है, गलत खबर भी चल जाती है, खबरों का फ़्लो बहुत तेज़ होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माहौल ऐसा है आजकल, हर चीज़ को देखा जाता है शक की नज़र से कि बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने किसी चीज़ से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि देखें इनके पल्ले तो कख नहीं है। जो कश्मीर में इन्होंने कर छोड़ा है, जिस तरीके से लोगों को इन्होंने दीवार के साथ लगा दिया, अब कश्मीरी डट कर खड़े हो गए हैं। कश्मीरियों का रद्द-ए-अमल पाकिस्तानियों के रद्द-ए-अमल से मुख्तलिफ निकला। यानी अगर लाहौर के लोग एक दिन भी इस तरह निकलते, लाहौर की जो आबादी है वो टोटल कश्मीर की आबादी से डबल से ज़्यादा है। कश्मीरी तो 4-4.5 मिलियन है और लाहौर में 1 करोड़ से ज़ायद की आबादी है। सिर्फ लाहौर के लोग ही कश्मीरियों जैसा रद्द-ए-अमल देते तो आज सूरत-ए-हाल कुछ और होती। 1 लाख के करीब घरों में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लेकिन किसी ने बॉदर ही नहीं किया। और कश्मीर में जब पुलिस जाती है या एफसी जाती है, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जाते हैं, वो जब चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने लगते हैं, लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, तो अभी कोटली से ताज़ा मनाजिर आए हैं। इससे पहले कई इलाकों से मनाजिर आ रहे हैं कि लोग पुलिस को ही घेर लेते हैं। यानी किसी के घर में पुलिस घुसी है, पूरे इलाके के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने पुलिस को घेर दिया। बताओ जी क्यों लेके जा रहे हो, वजह क्या है, इनके घर में क्यों घुसे हो, वारंट दिखाओ, कोई कानूनी कार्रवाई कर रहे हो तो उसका जवाब दो। तो लोग पकड़ लेते हैं पुलिस को, वहाँ फिर पुलिस मिन्नतें कर रही होती है जी कि आप वापस जाने दें। अच्छी बात यह है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो फिर जब पकड़ लेते हैं पुलिस को या सिक्योरिटी फोर्सेस को, फिर वो मारते नहीं है, वो उनकी वीडियो बनाते हैं और वो उनसे कहलवाते हैं कि देखिए अब आप बताएं कि क्या आप हमारे साथ जायज़ कर रहे हैं या नाजायज़ कर रहे हैं, क्या आप हमारे साथ ज़्यादती नहीं कर रहे हैं, आप हमारे घरों में घुस रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, देखिए हम आपको आप कह के बुला रहे हैं, आप हमें मारते हैं, जब हम आपके काबू आते हैं आप डंडों से मारते हैं, गोलियों से मारते हैं, लेकिन जब आप हमारे काबू आते हैं देखिए हम आपको नहीं मार रहे, आपको इज्जत से बिठाया, आपको पानी भी पिला रहे हैं। हालांकि जिन पुलिस वालों को गोलियां लगी जख्मी हुए, उन्हें भी जो मकामी लोग हैं वही रेस्क्यू कर रहे थे, उनको उठा कर लेकर जा रहे थे। अब ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्हें गोलियां कैसे लगी और क्या हुआ। बहरहाल मेरे पास कुछ तस्वीर और वीडियोज़ आई हैं, मैं देखकर हैरान रह गया। मैं ये चीज़ें दिखाना नहीं चाहता इसलिए कि इससे और ज़्यादा नफरत फैलेगी और ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, नकाबपोश लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अस्पताल में मरीजों को कौन मारता है, उन पे टॉर्चर कौन करता है, इसकी वीडियोस मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों के पास, वो शेयर भी कर रहे हैं। यानी मैंने बहुत सारे लोगों को मना किया, मैंने कहा यार इनको यहाँ दबाओ, वीडियो को बस ख़त्म करो, आपने मामला हल करना है, अपने और नफरत नहीं फैलानी और लड़ाई नहीं करनी, तो फॉर गॉड सेक इस लड़ाई को ख़त्म करें। जो कुछ इस वक्त लोगों के मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हैं, जो वीडियोज़ बन चुकी हैं, अगर ये सारी पब्लिक हो जाएँ तो दुनिया में क्या मजाक उड़ेगा पाकिस्तान का, बड़ी बदनामी हो जाएगी। और अब कुछ थोड़ी सी इतलात आ रही है कि शायद मुज़ाकरात हो जाए, क्योंकि शहरी डट कर बैठ गए हैं। इस वक्त की सिचुएशन क्या है वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी का एक अकाउंट है, वहाँ से जो खबर आती है ऑफिशियली वो ये है कि लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च जारी है, आर्जी तौर पर रावलाकोट शहर के अतराफ दर्दे दिए गए हैं, हम हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क़यादत के फ़ैसलों को फॉलो करें, बरसती हुई गोलियों में पुरअमन रहकर हम हुक्मरानों को आसाबी शिकस्त दे चुके हैं। लॉन्ग मार्च ख़त्म होगा और हमारे तस्लीम शुदा मुतालबात पर अमल करने पड़ेंगे।
और जब तक आखिरी कश्मीरी जिंदा है ये लॉन्ग मार्च जारी रहेगा, उमर नज़ीर कश्मीरी ने यह कहा। एक और स्टेटमेंट उमर नज़ीर कश्मीरी के अपने अकाउंट से भी आया हुआ है। वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च जारी है, आर्जी तौर पर रावलाकोट शहर के अतराफ धरने दिए गए हैं, हम हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अफवाहों पर बिल्कुल कान ना धरें, क़यादत के फ़ैसलों को फॉलो करें, हम पुरअमन रहकर हुक्मरानों को आसाबी शिकस्त देंगे, लॉन्ग मार्च ख़त्म होगा और एक ही सूरत में ऐसा मुमकिन है कि लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाए कि हमारे जो मुतालबात हैं जिनको पहले तस्लीम किया गया था उन पर अमल दरामद करो, नहीं तो जब तक आखिरी कश्मीरी ज़िंदा है तब तक ये मार्च ज़िंदा रहेगा। फतह की सिमत मुत्तहिद, बड़े चलो। ये जनाब एक ट्वीट सरदार उमर नज़ीर का जो ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ से एक ट्वीट किया गया है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि लॉन्ग मार्च और धरने जारी है और रावलाकोट को तीनों तरफ से घेरा हुआ है लोगों ने और वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में। रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत बड़ी तादाद में। एक बात आप और याद रखिएगा कि कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे ज़्यादा देर तक आप दवाइयों की, फ्यूल की और अजनास की यानी खाने पीने की अशिया की आप सप्लाई रोक दें तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हुकूमत को जल्दी ये सारी चीज़ें हल करनी पड़ेंगी, हुकूमत को जल्द अज जल्द इन मामलात को निपटाना पड़ेगा। वो ज़्यादा दिनों तक इस सिचुएशन में नहीं रह सकते और ये एक आसाब की लड़ाई होती है, इस वक्त आसाब की लड़ाई है। हुकूमत ये देखना चाहती है कि कश्मीरी कब तक बैठते हैं। हो सकता है कश्मीरी थक कर वापस जाना शुरू हो जाए, इनकी तादाद कम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने ऐसी चीज़ें होती हुई देखी। उन्होंने देखा जब धरने पे लोग बैठ गए तो थोड़े अरसे में वो कम होते होते आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए और फिर वो लोग शाम को आ जाते थे, सुबह चले जाते थे। पाकिस्तान में हर तरह के धरने में हर जगह पे यही ट्रेंड देखा गया। लेकिन कश्मीरी जो है वो सारे काम काज छोड़ के वो वहाँ आकर बैठ गए। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि रावलाकोट और सराउंडिंग में लोगों ने एक महीने का राशन इकट्ठा कर लिया, कई लोगों ने इससे ज़्यादा का राशन भी इकट्ठा कर लिया। मुझे कई मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने बताया था कि उनके अपने घर वालों ने राशन इकट्ठा किया है एक 2 महीने का, और इजाफी राशन इसलिए इकट्ठा किया है कि आसपास के लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें भी राशन दिया जा सके। तो कश्मीरियों ने पूरी तैयारी की और वह तैयारी के साथ अपने मुतालबात के हक़ में निकले हुए हैं। मुराद सईद ने नाज़रीन यहाँ पे एक ट्वीट किया है इस सारी सिचुएशन को लेकर। देखें, जो कॉलम लिखा ना सोहेल वड़ाइच ने, उसने एक नई बहस को छेड़ दिया कि जनाब शायद ये हुकूमत जाने वाली है। तो मैं आपको क्लियरली पिछले वीलॉग में कह चुका हूं कि आसिम मुनीर साहब की जो एक इंश्योरेंस है ना, वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी है। ये शरीफों का ख़ानदान और जरदारियों का ख़ानदान, इनकी नौकरी आसिम मुनीर साहब ने करनी है, इसके अलावा उनके पास रास्ता कोई नहीं है। और दूसरी जानिब शरीफों की और जरदारियों की इंश्योरेंस आसिम मुनीर के जूते पॉलिश करने में। ये अब एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हो गए हैं क्योंकि अवाम इन सबसे नफरत करती है। आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लें, सोशल मीडिया के ऊपर देखें आपके साथ क्या होता है। सोशल मीडिया छोड़ें, आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी बंदे से पूछें तो लोगों को आपको पता चल जाएगा, या पाकिस्तान के बाहर तो मैं मिलता हूं लोगों को, ये सारे पाकिस्तानी हैं जो मुझे मिलते हैं, कोई नाम भी नहीं सुनना चाहता। इसी तरह PMLN और पीपल्स पार्टी भी बहुत नफरत समेट चुके हैं। तो अवाम में तो ये लोग जा नहीं सकते। अब इंश्योरेंस पॉलिसी ये एक दूसरे की है। आसिम मुनीर के पास फौज की ताकत है, बंदूक है, और ये पॉलिटिकल लोग हैं, इन्होंने मिलकर सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है और ये सारे मिलके इमरान खान को दीवार के साथ लगा रहे हैं। किसी को कोई लगता है कि ये हुकूमत चली जाएगी, कोई नया इलेक्शन आ जाएगा, कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, तो नहीं होगा। जब तक आप उंगली टेढ़ी नहीं करेंगे घी नहीं निकलेगा। ये बात सोहेल अफरीदी ने की थी एक दिन, और उन्होंने कहा था कि ये अब आराम से मसला हल नहीं होगा, यानी ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, ये लातों के बूत बातों से नहीं मानते। तो सोहेल अफरीदी ये बात कहकर गए और बड़े ज़ोरदार तरीके से कहकर गए कि रमज़ान में ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। रमज़ान के बाद छोटी ईद आई, फिर कुछ नहीं हुआ, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ, बकरा ईद आ गई, बकरा ईद में कुछ नहीं हुआ, बकरा ईद के बाद भी कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होना। उसकी वजह यह है कि सोहेल अफरीदी की जितनी मुझे समझ आई है वो अब मफाहमत की पॉलिसी पे चल पड़े। मरियम नवाज से लाख इख्तलाफ करें, लेकिन एक बात उन्होंने ज़बरदस्त कही थी जब वो अपोजिशन में थे। उन्होंने कहा था कि मुज़ामत होगी तो मफाहमत होगी। PMLN ने थोड़ी बहुत जितनी वो मुज़ामत कर सकते थे उन्होंने की, और फिर मफाहमत भी शानदार तरीके से हुई। लेकिन वो जो मुज़ामत उन्होंने की ना, वो मिली भगत करके की थी। जनरल बाजवा के साथ, जनरल फैज़ के साथ, जनरल नदीम अंजुम के साथ उन्होंने मिल के मुज़ामत भी मिलजुल के की थी, हल्की आंच के ऊपर। लेकिन यहाँ तो मुज़ामत करने वालों को जो किया जाता है, निशाने इबरत बनाया जाता है, वो गोलियाँ ही मार देते हैं सीधी।
हम सब जानते हैं। मुराद सईद ने ट्वीट करके लगभग वैसी ही बात की है। मुराद सईद ने कहा जनाब के गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और गुज़िश्ता दिनों कोटली और इससे कबल रावलाकोट में दोहराए गए 26 नवंबर और मुरीदके की तारीख से इन अनासर की खुशफहमी का तो तदारुक हो गया होगा जो समझते थे कि खुदाई के दावेदारों के स्याह दिलों में रहम की कोई रमक बाकी होगी। यानी कोई रहम नहीं है इनके दिल में, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपनी हुकूमत गिराएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो 20-20 साल के प्लान बनाकर आए हैं। समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, ये तो हकीकत है। तो जितने मर्जी आपने प्लान बनाए हो, एक प्लान मेरे रब का होता है, मेरे रब का। हुकूमत किसी की भी नहीं रहती, वो सिर्फ रब की बाकी रहती है। और जो लोग जालिम होते हैं ना, वो तारीख में निशान इबरत बनते हैं, और ये लोग बनेंगे। इनको जवाब देना पड़ेगा इस जहान में भी, अगले जहान में भी। और फिर मुराद सईद ने दोबारा से मुज़ामत करने पे जोर दिया। उन्होंने कहा जनाब आप इनसे उम्मीद ना लगाएं बिल्कुल भी। और पाकिस्तान के अंदर जो है हुक्मरानों ने जो कुछ किया उससे एक अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है। पार्टी को तोड़ दिया गया, अवाम से उनका हुक्मरान चुनने का जो हक है वो छीन लिया गया। निहत्ते कश्मीरियों पे गोलियां अब बरसाई गई हैं, इससे पहले भी कत्लेआम किया गया है। मुरीद के वालों ने मिसाल दी, बाकी मिसाल दी। इमरान खान अगर आज बाहर होता तो आज इमरान खान को उनके बुनियादी इंसानी हकूक मैसर होते और उनका पैगाम बाहर आ सकता, तो उन्होंने यही करना था और इससे बढ़ के करना था। उन्होंने कश्मीरियों के साथ उनके हकूक के लिए खड़े होना था। ये मुराद सईद का दावा है। फिर उन्होंने कहा मेरी इतलात के मुताबिक पार्टी ने कल पार्लियामान के बाहर एहतजाज की कॉल दी है। इनसे भी गुजारिश है कि कश्मीर के साथ यकजहती और मुल्क को बचाने के लिए इमरान खान की रिहाई पर गुफ्तगू हो। इंशाल्लाह मेरे हल्का इंतखाब में, उन्होंने कहा 13 जून 2026 बरोज़ हफ्ता दोपहर 2 बजे मटा चौक में कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती और उनके साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ और मुल्क बचाने के लिए इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा होगा। स्वात के तमाम कारकुनान उसमें भरपूर शिरकत करें। अगर हम आज एक दूसरे का बाजू ना बने तो एक एक करके हमें ऐसे ही मारेंगे जैसे 25 मई 2022 से लेकर 26 नवंबर 2024 तक तहरीक इंसाफ को मारा, जैसे मुरीदके में मारा, जैसे कोटली में मारा, जैसे रावलाकोट में मारा, जैसे बरसों से बलूचिस्तान, फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में मार रहे हैं। बंगालियों को भूल गए, उनको भी मारा था। बहरहाल मुराद सईद ने भी वो गलतफहमी दूर की है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, रल मिल के चला रहे हैं। ये सिर्फ थोड़े अरसे के बाद आपको एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। इनका जाने का कोई इरादा नहीं है और पीटीआई के लोगों का ऐसा लगता है कि मुज़ामत का कोई इरादा नहीं है। लेकिन एक अच्छा काम किया पीटीआई ने। ये जो नाराज़ अरकान वाला एक ड्रामा चल रहा है ना ये पीटीआई के अंदर कि जनाब हम नाराज़ हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश नहीं की जाती, भाई तुसी आप कर लो। यानी ये कैसे हो सकता है? और वो लोग दावा कर रहे हैं जिन्होंने कभी इमरान खान का ट्वीट भी रीट्वीट नहीं किया। आप अंदाजा करें, ऐसे बुज़दिल लोग हैं, वो लोग निकल के आगे छलांगे मार के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सुहेल अफरीदी ने नहीं किया तो फलाने ने नहीं किया तो उसने नहीं किया तो अली अमीन ने नहीं किया। जिन लोगों ने कभी इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट भी नहीं किया वो लोग आकर इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूं। जिन्हें मैंने कभी गोली लगे हुए देखा ही नहीं, जिन्हें मैंने कभी डंडे खाए हुए देखा ही नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने गिरफ्तारियां भी नहीं दी या लंबे लंबे अरसे के लिए बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं, वो भी नहीं हुआ इनके साथ। और अब ये आ गए हैं चूड़ी खाने के लिए, मजनू बनने के लिए। तो अजीबोगरीब सूरत हाल है इनकी। बार पीटीआई ने फैसला किया कि नाराज अरकान को मनाने के लिए बिल्कुल कोई राब्ता ना किया जाए। ज़बरदस्त बात है, ना करें राब्ता इनसे, बहुत अच्छी बात है। ये भी वैसे भी एक ड्रामा है और सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने उठाया हुआ है, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर उठाया हुआ है। वैसे आप मीडिया पे इमरान खान का नाम नहीं चला सकते, लेकिन नाराज अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कोई प्रेस ब्रीफिंग करें या मीडिया के साथ बातचीत करें या किसी प्रोग्राम में आए तो वहां पर आप इमरान खान का नाम चला देते हैं। तो लोग रोटी को चोची तो नहीं कहते ना, लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। नाज़रीन, इकोनॉमिक सर्वे और पाकिस्तान आया और इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जिस शख्स की एक महीने की आमदनी 8,483 रुपए है वो शख्स पाकिस्तान में गरीब नहीं है। देखा आपने, वो आदमी जिसकी आमदनी पाकिस्तान में एक महीने के अंदर जो आदमी कमा लेता है 8,483 रुपए, वो आदमी गरीब नहीं है। क्या क्राइटेरिया सेट किया है इन्होंने। यानी अगर आप रियल तरीके से देखें ना, दुनिया में जो गरीब आदमी होने का एक क्राइटेरिया है कि इससे कम पैसे कमाने वाला गरीब है, अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहा है। लेकिन ये लोगों को गुर्बत से निकालने के बजाय क्या करते हैं, गुर्बत का पैमाना नीचे ले जाते हैं। यानी पाकिस्तानियों को गुर्बत की लकीर से ऊपर नहीं लेकर आना, बल्कि गुर्बत की लकीर को मजीद नीचे ले जाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत की लकीर से ऊपर आ जाए। कैसा फार्मूला है? 8,000
₹483। यहां पे बरतानिया के अंदर एक आदमी एक दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करे ना, पूरे महीने के सिर्फ एक दिन में 2 घंटे काम करे तो इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता है। वहां पूरे महीने काम करने वाला आदमी जो 8 घंटे रोज काम करे और काम लगातार करे और पूरा महीना काम करे और उसकी आमदन हो ₹8,483, तो वो गरीब नहीं है। और यहां पे उतने पैसे, उससे बहुत ज्यादा पैसे 2 घंटे कोई भी एक आम आदमी करे ना, कहीं पे भी काम करे, कोई छोटा मोटा काम कर ले, तो वो उससे बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता है 2 घंटे में। ये दोनों लोग और दीगर बहुत सारे लोगों को लेकर ये लोग गए कोयटा में खसूसी परवाज़ों पे, और कोयटा में जाकर इन्होंने मीटिंग की एक। लेकिन जिन लोगों के साथ दहशतगर्दी हुई, जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ, उनसे मुलाकात नहीं की गई। वो लोग इंतज़ार करते रहे, बार बार कहते रहे, बल्कि पैगामात भी आए कि लवाहिकीन से मुलाकात की जाए, उनके शिकवे, उनके गिले सुने जाएं। लेकिन ना तो फील्ड मार्शल ने उनकी बात सुनी और ना ही शहबाज शरीफ ने उनकी बात सुनी। देखिए, मामला ये है कि लाशें तो इनको चाहिए, लाशों के साथ नमाज जनाजा के साथ नमाज जनाजा पढ़ते हुए, मैयत को कंधा देते हुए तो वीडियो और तस्वीर अच्छी बन जाती है। लेकिन जब जिंदा लोगों से आप बात करते हैं तो वो गिले करते हैं, शिकवे करते हैं, वो सवाल पूछते हैं और सवालों के जवाब इनके पास है नहीं। लिहाजा उनसे मुलाकात नहीं की और ये उन्हें छोड़कर वो एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने अपने लवाहिकीन यानी पुलिस वालों की लाशें सड़कों पर रखी हुई थी। वो इंतज़ार कर रहे थे कि हमसे कोई बात करेगा। भाई, आप वहाँ नहीं जा सकते तो आप उन्हें पैगाम भिजवाइए कि अपने नुमाइंदगान को भेजें, हमारे साथ आकर बैठ कर बात करें। लेकिन उनसे बात नहीं की और शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए। अगर ये वहाँ ना गए होते या फील्ड मार्शल या शहबाज शरीफ वहाँ पे ना होते तो हम कहते ठीक है जी, ये वहाँ पे है ही नहीं तो ये कैसे बात करें, फिर तो कहा जाता कि बुकटी को बात करनी चाहिए। लेकिन जब ये गए वहाँ पे तो इसी मकसद के लिए गए थे ना, जो लोग शहीद हुए उनसे इजहार यकजहती के लिए। उनके लवाहिकीन को मिले बगैर आ गए, वहाँ पे कोई बातचीत भी नहीं की उनके साथ। तो अपने तौर पे कहते जी एपेक्स कमेटी में हमने बड़े अहम फैसले कर लिए हैं। मैं ना आपको एक कांस्टेबल की कहानी सुनाता हूँ। ये एक पुलिस एहलकार है बलूचिस्तान में, नाम है इसका अकबर शरानी। बिल्कुल एक नौजवान पुलिस एहलकार है। 1 हफ्ते के बाद इसकी शादी थी। ये शहीद हो गया इस इंसिडेंट में। इसकी लाश अस्पताल से निकाली इसके लवाहिकीन ने और लाकर सड़क पे रखी और एहतजाज कर रहे थे। इसकी 7 बहनें हैं, ये इकलौता भाई है और इसका कोई भाई नहीं है। ये अपने माँ बाप का वाहिद सहारा भी है। तो इसकी लाश जो है वो बहुत ही गरीब है, इसके घर वाले इतने अमीर लोग नहीं है। वो बेचारे पहले बड़ी मुश्किल से इसकी लाश उन्होंने हासिल की, सड़क पे लेकर गए, वहाँ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज करने के बाद आबाई इलाके में लाश को मुंतकिल करना था, तो उन्होंने हुकूमत से रब्ता किया, सरकार से रब्ता किया कि जनाब एक एम्बुलेंस दे दें, हमने अपनी लाश को घर लेकर जाना, एक शहीद की लाश को। और उन्हें एम्बुलेंस नहीं दी गई सरकारी। फिर जो लवाहिकीन थे उन्होंने आसपास मौजूद लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। 30,000 रुपया उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, आपस में पैसे डाले और कुछ उन्होंने इधर उधर से चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे के पैसे से उन्होंने एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया और उसमें अपने शहीद की मैयत को लेकर अपने इलाके में चले गए। जब वो जिंदा था तो उसको लड़ने के लिए बंदूक नहीं दी, उसको हथियार और एमुनेशन नहीं पहुंचाया, और जो डीएसपी लेकर जा रहा था हथियारों को उसे रास्ते में रोका गया। ये भी एक खबर आई है, मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूं, हो जाएगी, कि बजाय इसके कि फोर्सेस फौरी तौर पे हथियार और कुमक पहुंचाती पुलिस वाले जो लड़ रहे थे उनको, जो कुमक या हथियार कोई लेकर जा रहा था उन्हें भी एहलकारों को रोका गया रास्ते में। फिर मकामी लोग निकले अपने वेपन्स लेकर, जितने उनके महदूद वेपन्स थे, उन्होंने भी मुकाबला किया। लेकिन 200 शरपसंद थे या 200 दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया हुआ था। अब ये 200 दहशतगर्द कौन थे ये मैं आपको बताता हूं। इन दहशतगर्दों ने, इतने जालिम लोग हैं, इन्होंने लाशों के ऊपर तेजाब और केमिकल भी फेंका है। अब इनके पास तेजाब कहां से आया, केमिकल कहां से आया, और बिल्कुल कोयटा के करीब बलूचिस्तान में ये लोग पहाड़ों पे कैसे मौजूद हैं। वो तो बड़ा कीमती इलाका है, वहां तो मादनियात हैं, वो बड़ी जबरदस्त सैरगाह है। उस इलाके में इतने बड़े पैमाने पर दहशतगर्द कैसे आ गए, उन्हें खुराक की रसद कैसे पहुंचती है, उन्हें हथियार कैसे पहुंचते हैं, जबकि इस पूरे एरिया को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हर तरफ से घेरा हुआ है। ये सवाल मैं बार बार अपने आप से भी पूछ रहा था, मकामी लोगों से भी पूछ रहा था, तो मुझे एक चीज पता चली कि यानी जो क्लेम मेरे सामने आया वो ये है कि ये अफगानिस्तान की जो अफगान फोर्सेस थी ये उनके लोग भी हैं। अफगान फोर्सेस के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया
तो अफगान फोर्सेस के एक बहुत बड़े हिस्से ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो हैं वो पाक अफगान बॉर्डर एरियाज में आकर छुप गए थे और उन्होंने पनाह ले ली थी। और क्योंकि पाकिस्तान की फौज बड़े लंबे अरसे से उनके साथ काम करती रही है तो उन्हें मौका भी मिला। अब वो लोग भी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनके पास ट्रेनिंग भी है और जदीद हथियार भी है। अब कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ पे इसलिए पनाह दी गई थी क्योंकि वो तालिबान के दुश्मन है और जब मौका मिलेगा तो उन्हें तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, और उन्हें टीटीपी से लड़वाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा किया गया। अब कुल मिलाकर हमें जो बलूचिस्तान से पिक्चर आ रही है वो ये है कि स्मगलरों को इकट्ठा किया जा रहा है, उन्हें मुसल्लह किया जा रहा है। जो जराइम पेशा दो लोग हैं जिनके सरों के ऊपर इनामात थे उन्हें भी इकट्ठा किया जा रहा है, फ्री हैंड दिया जा रहा है। फिर जो अफगान फोर्सेस थी जिनसे तालिबान लड़ते थे वो भी यहाँ पे इकट्ठे किए गए हैं। तो इस तरह अलग अलग किस्म के ग्रुप्स को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी फोर्स तैयार की जा रही है अलग अलग किस्म की, और इनका काम है ये नेशनलिस्ट जो है उनके साथ लड़े, कौम परस्तों के साथ, या बीएलए के साथ लड़े, या दीगर तंजीमों के साथ लड़े, या टीटीपी के साथ लड़े। यानी पाकिस्तान में एक के बाद एक प्रॉक्सी बनाई और तैयार की जा रही है। लेकिन याद रखिएगा, प्रॉक्सी बनाने के खेल में पाकिस्तान को हमेशा नुकसान हुआ है। इदारों ने वक्ती तौर पर फायदा हासिल किया, लेकिन एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान की इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ट्रेनें तक बंद कर दी गई हैं, यानी महदूद मुद्दत तक के लिए ट्रेनें बंद कर दी गई हैं और बलूचिस्तान में आमदोरफ्त रोक दी गई है। यानी मैं फिर आपको दोबारा वहां ले जाता हूं कि खसूसी तैयारों के ऊपर बैठ के फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ और उनके लोग पहुंचे हैं कोयटा में। क्यों पहुंचे? कि ये लोग शहीद हो गए थे। अब वो जो शहीद है उनके लिए एम्बुलेंस भी नहीं है, यानी शहबाज शरीफ के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, बाकियों के लिए खसूसी तैयारे हैं। वो अपने खसूसी तैयारों में वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ वो पहुंच जाते हैं कोयटा में, जबकि ये जो शहीद अहलकार है जिसके लिए वहां पे इकट्ठे हुए हैं, इसको इसकी मैयत इसके इलाके तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे। वो बेचारे चंदा जमा करके अपने शहीद अहलकार को लेकर जा रहे हैं। 9 अहलकार नादरीन बाजियाब करवाए गए हैं। अब इसका क्रेडिट, इससे पहले कि कोई ले, मैं आपको असल खबर बता देता हूं। ये 9 अहलकार कैसे बाजियाब हुए। जो रोजनामा कुदरत है उसके अंदर ये खबर छपी है बलूचिस्तान से। वो ये बताते हैं कि अभी तक इन इतलात की मुकम्मल तौर पे तस्दीक या तस्वीर वीडियो सामने नहीं आई, मगर हाना ओड़क से जो अगवा होने वाले 9 अफराद हैं उनको मुसल्लह अफराद ने रिहा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मगवी अफराद की रिहाई के लिए कल इलाके के बुजुर्गों और मोतबरीन का एक वफद पहाड़ों में मुसल्लह अफराद के पास गया था। आज मगरिब को मुसल्लह अफराद जो खुद को टीटीपी वाले कह रहे हैं उन्होंने मगवियों को रिहा कर दिया है। यानी वो जो मुसल्लह अफराद पहाड़ों में बैठे हुए हैं उन्होंने जो अगवा किए हुए लोग थे उनमें से 9 को रिहा कर दिया है। और वहाँ पे आपको ये भी पता है कि 18 के करीब लोगों को शहीद करके उनकी लाशें पहाड़ों में जो है वो फेंक दी गई थी, जिन्हें फिर बाद में मुतासरीन और लवाहिकीन अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे मजदूरों और गाड़ियों को ले जाकर उठाकर लाए थे। पुलिस के अंदर नादरीन सख्त गुस्सा है, लवाहिकीन के अंदर सख्त गुस्सा है। वो गिले और शिकवे कर रहे हैं कि जी आपने हमारे बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया, जबकि पुलिस में सख्त रद्द अमल है। अब वो फोर्स है एक, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि उनके लिए ड्यूटी करना मुश्किल होता चला जा रहा है। वो अपने आप को बेबस और तन्हा महसूस कर रहे हैं। और ऐसी ही चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के अंदर से भी सामने आई थी कि उन्हें ना तो सहूलियात दी जाती हैं और लड़ाई बहुत बड़ी है जिसके अंदर उन्हें धकेल दिया जाता है। तो उस तरह की लड़ाई के लिए उनको इक्विपमेंट भी दिया जाए ना, उन्हें तैयारी भी की जाए। लेकिन पुलिस को बहरहाल धकेल दिया गया। और शहबाज शरीफ साहब जब गए यहाँ पे कोयटा में तो इन्होंने सबके खिलाफ बात की, लेकिन भारत के खिलाफ बात नहीं की। DGISPR या आर्मी चीफ, ये लोग रोज़ कहते हैं फितनतुल हिंदुस्तान अल खवारिज और फितनतुल इसराइल और यहूदुल, पता नहीं क्या कुछ इनके अजीब अजीब फितने नाम रखे हुए। इतनी ज़्यादा अरबी बोलते हैं हमें तो समझ नहीं आती।